आज हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग 4 पर चर्चा करेंगे। भाग 1, 2 और 3 में हमने देखा सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो पृष्ठभूमि है उस पर चर्चा की। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस तरह से प्रारंभ हुआ, कौन कौन से उसमें कार्यक्रम अपनाए गए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, उस पर हमने चर्चा की। भाग 4 में हम गांधी इरविन समझौते पर चर्चा करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। गांधी इरविन समझौता। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनल्ड की बात कर रहा हूं मैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के 19 जनवरी 1931 के वक्तव्य की भारत में अच्छी प्रतिक्रिया हुई। जो वक्तव्य उन्होंने दिया था भाग 3 में, जिसकी मैंने बात कही थी आपको। वस्तुतः स्वाधीनता संघर्ष के इतिहास में अभी तक कोई भी देश सफलता के इतना निकट नहीं दिखाई दिया था जितना कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के तुरंत बाद। लगता था कि सुरक्षा और वैदेशिक मामलों में कुछ अस्थायी आरक्षणों को छोड़कर और सब तरह से भारत में पूर्ण उत्तरदायी संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना हो जाएगी, क्योंकि मैकडोनल्ड का जो वक्तव्य था, जो भाषण था, उससे इस तरह की संभावनाएं तलाशे जाने लगी। ये स्पष्ट था कि मैकडोनल्ड के वक्तव्य के पीछे कांग्रेस का सहयोग पाने की इच्छा थी। यानी इसमें एक ये चीज़ जरूर छुपी हुई थी कि मैकडोनल्ड का जो वक्तव्य था वो वक्तव्य कहीं न कहीं कांग्रेस का सहयोग पाने की इच्छा के इर्द गिर्द दिया गया, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ब्रिटिश सरकार ने जनवरी 1931 में ही महात्मा गांधी और कांग्रेस कार्यकारिणी के सब सदस्यों को जेल से बिना शर्त रिहा कर दिया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के जो कार्यक्रम हुए थे वो तब तेज गति से चलने लगा था, उसी दौरान उनको गिरफ्तार किया गया था। तो जनवरी 1931 में उन्हें बिना शर्त के रिहा कर दिया गया। उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू तथा M.R. जयकर के प्रयत्नों से महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत प्रारंभ हुई। यहाँ ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें, दो नाम। उदारवादी नेता कौन? सर तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर। यानी सप्रू और जयकर के प्रयत्नों से महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत प्रारंभ हुई और 5 मार्च 1931 को उस समझौते पर हस्ताक्षर हुए जो गांधी इरविन समझौते के नाम से विख्यात हुआ। यानी गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। पाँच मार्च 1931 का जो गांधी इरविन समझौता है, ये मूल रूप से तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर के प्रयासों से हुआ था। इनकी मुख्य भूमिका थी इनको बातचीत के लिए आमने सामने बैठाने में। समझौते के अंतर्गत ऐसे सभी राजनीतिक बंदियों को जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं थे रिहा कर दिया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इसके बाद में कई आलोचनाएं भी हुई थी, भगत सिंह वगैरह को लेकर कई चीज़ें भी सामने आती हैं हमारे। समझौते के अंतर्गत ऐसे सभी राजनीतिक बंदियों को जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं थे को रिहा कर दिया गया। कांग्रेस के लगभग सभी चोटी के नेता 25 जनवरी 1931 को रिहा कर दिए गए। मुख्यतः लंबे कारावास की यातना के कारण 6 फरवरी 1931 को पंडित मोतीलाल नेहरू का निधन भी हो गया था। यानी 25 जनवरी 1931 को तो लगभग रिहा कर दिए गए थे पहले ही, और मोतीलाल नेहरू का जो निधन है वो कारावास की यातना के कारण ही 6 फरवरी 1931 को हुआ था। और उसके बाद ये जो समझौता हुआ था उसमें ये तय हो गया कि सभी राजनीतिक बंदियों को जिनके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं है उनको रिहा कर दिया जाएगा, और रिहा कर दिया भी गया। विदेशी कपड़े और शराब आदि की दुकानों पर
शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार स्वीकार कर लिया गया। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की इजाज़त दे दी गई। और जो सबसे महत्वपूर्ण बातें समझौते में शामिल की गई वे थी गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने तथा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की रजामंदी। गोलमेज सम्मेलन में बातचीत जिस आधार पर होनी थी वह भी स्पष्ट कर दिया गया। क्या? जहां तक संवैधानिक प्रश्नों का संबंध है, भावी बातचीत का उद्देश्य होगा भारत के लिए संवैधानिक सरकार की उस योजना पर आगे विचार करना जिस पर प्रथम गोलमेज सम्मेलन में चर्चा हुई थी। उस योजना के मुख्य अंग हैं संघात्मक व्यवस्था, भारतीयों की अपनी उत्तरदायी सरकार तथा सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, अल्पसंख्यकों की स्थिति, भारत का वित्तीय ऋण और दायित्वों का निर्वाह जैसे कुछ मामलों में भारत के हित में आवश्यक आरक्षण और रक्षोपाय। ग्वायर रपादोरी की जो पुस्तक है उसमें हम इस चीज़ का और विस्तार से वर्णन देख सकते हैं। गांधी इरविन समझौते का कराची कांग्रेस ने अनुमोदन कर दिया, किंतु देश भर में विशेषकर युवक वर्ग में समझौते की कड़ी आलोचना की गई और गांधी जी को काफ़ी बुरा भला कहा गया, क्योंकि समझौते में देश को समाजवाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारे देने वाले देशभक्त सरदार भगत सिंह और उसके साथी राजगुरु और सुखदेव की रिहाई के बारे में कुछ नहीं कहा गया। आपको मैंने शुरू में बताया था कि गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ था उसमें ये बात आई थी सामने कि जो हिंसा के आरोप से के कारण जेल में गए हैं उनकी बात यहाँ नहीं हुई, पर जिन्होंने हिंसा नहीं की, हिंसा के आरोप जिन पर नहीं थे, जिनके विरुद्ध, उनको रिहा किया जाए। और इसीलिए जगह जगह गांधी जी का इतना भयंकर विरोध हुआ, स्पेशली मुख्यतः जो युवा वर्ग है वो इस समझौते पर और गांधी जी की कड़ी आलोचना करने लगा और काफ़ी बुरा भला कहा, क्योंकि देश को समाजवाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारे देने वाले देशभक्त सरदार भगत सिंह और उसके साथी राजगुरु और सुखदेव की रिहाई के बारे में इस समझौते में कुछ नहीं कहा गया। गांधी जी ने इन युवक देशभक्तों की जान बचाने और उनकी मौत की सज़ा कम करने की शर्त भी कहते हैं कि वायसराय के सामने नहीं रखी। जनता में क्षोभ स्वाभाविक था। इधर कांग्रेस का कराची अधिवेशन हो रहा था, उधर सरदार भगत सिंह तथा उसके साथियों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जा रहा था। भगत सिंह की फांसी की पृष्ठभूमि में गांधी इरविन समझौता स्वाधीनता संग्राम की कहानी के उन कुछ प्रकरणों में से है जिनमें गांधी जी की भूमिका को इतिहास सदैव आलोचना की दृष्टि से देखता रहेगा। कुछ उसी तरह जैसे रामायण में सीता के परित्याग के लिए इतिहास ने आज तक राम को क्षमा नहीं किया है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि किस तरीके से भगत सिंह की फांसी की पृष्ठभूमि में गांधी इरविन समझौता हुआ और स्वाधीनता संग्राम की कहानी के कुछ उन प्रकरणों में से है जिसमें गांधी जी की भूमिका को सदैव इतिहास आलोचना की दृष्टि से देखता रहेगा। इस चीज़ को हम भारतीय सरकार और राजनीति जो डॉक्टर सुभाष कश्यप और डॉक्टर MP राय की पुस्तक है 1978 उसके पृष्ठ संख्या 127 और 28 में देख सकते हैं, इसका अवलोकन कर सकते हैं। इसके बाद हम जो आगे का पार्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों के रूप में गांधी जी सम्मिलित हुए। गांधी जी के प्रतिनिधित्व की सीमाएं थी। अकेले उन्हें ही कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजना कांग्रेस के तरुण वर्ग को अधिक नहीं भाया था। इस उदाहरण को हम ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल 1932 में। अन्य नेताओं में जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने मनोनीत किया था पंडित मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजनी नायडू, यानी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी सम्मिलित हुए और ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत पंडित मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजनी नायडू इस सम्मेलन में थे।
इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन से बड़ी आशाएं थी और लगता था कि स्वराज का सपना अब साकार बना है। किंतु इसी बीच इंग्लैंड में सरकार बदल चुकी थी। मैकडोनाल्ड अभी भी प्रधानमंत्री थे, किंतु उनके अधिकांश साथी और समर्थक अब अनुदारवादी थे, श्रमिक दल के लोग नहीं थे। भारत सचिव और वायसराय भी बदल दिए गए। गोलमेज सम्मेलन में गांधी इरविन समझौते की मूल भावनाओं की उपेक्षा की गई, जिससे गांधी जी को घोर निराशा हुई। किंतु गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने बड़े प्रभावशाली और गौरवमयी भाषण दिए। कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में गांधी जी ने विरोध भरे स्वर में कहा कि सम्मेलन में सांप्रदायिक समस्या पर आवश्यकता से अधिक बल दिया जा रहा है और अल्पसंख्यक वर्गों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वे अपनी जिद पर अड़े रहें। सम्मेलन में जिस आरक्षणों और रक्षाउपायों का प्रस्ताव किया जा रहा है, उनसे भारतीयों के हाथों में सत्ता का स्थानांतरण पूरी तरह से अवास्तविक हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अनुसार सांप्रदायिक गतिरोध की अलंघे बाधा के कारण ही व्यापक संवैधानिक प्रश्नों के संबंध में गोलमेज सम्मेलन विशेष प्रगति नहीं कर सका। यहाँ अपन ये बात मैं आपसे एक चर्चा करूं कि दिसंबर 1931 को भारतीय गोलमेज सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन में रैमजे मैकडोनाल्ड का जो वक्तव्य है, उसको हम अगर डिटेल से पढ़ें तो इंडियन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस द्वितीय अधिवेशन प्रेसिडिंग्स ऑफ द प्लेनरी सेशन का जो पृष्ठ है 289 से 295, हमें इसको देखना चाहिए और हम इस पर विस्तार से और ज़्यादा देख सकते हैं। किंतु वस्तुतः अनुदार दल की सरकार भारत में अपने निरंकुश अधिकार और आर्थिक शोषण के लाभ छोड़ने और भारतीयों को उत्तरदायी स्वशासन देने के लिए तैयार नहीं थी। फलतः सम्मेलन में कोई समझौता न हो सका और स्वाभाविक ही था, गांधी जी की इच्छा थी कि वे आशा और विश्वास के लिए भारत लौटें कि शीघ्र ही भारत और ब्रिटेन के बीच बराबरी की साझेदारी का एक सम्मानपूर्ण संबंध स्थापित होने वाला है। उनकी ये इच्छा पूरी न हुई। वे खाली हाथ और निराश लौटे। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा, ये सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि वो ध्वज मुझे सौंपा गया था, मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। गांधी जी ने स्वदेश पहुंचने पर यह बात कही थी। भारत लौटने पर गांधी जी ने वायसराय से मिलना चाहा, किंतु नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन ने गांधी जी से मिलने से इनकार कर दिया। दमन की गति तेज कर दी गई तथा गांधी इरविन समझौते को व्यवहार रूप में प्राय दफना दिया गया। मजबूर होकर गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर आरंभ कर दिया। सरकार ने आंदोलन को अपनी पूरी शक्ति के द्वारा एकदम कठोरता के साथ कुचल डालने का निश्चय कर लिया। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, गांधी जी तथा अन्य चोटी के नेता तुरंत बंदी बना लिए गए। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था करार दे दिया गया तथा सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों तक को भी जेल में डाल दिया गया। गोली, लाठी, मारकाट तथा तरह तरह की यातनाओं से आतंक का वातावरण पैदा कर दिया गया। सरकार द्वारा पहले से भी कठोर और अन्यायपूर्ण कानून बनाए गए, जिनके अंतर्गत केवल संदेह के आधार पर लोगों को जेल में डाला जा सकता था। कांग्रेस के दफ्तरों पर छापे मारे गए, ताले डाल दिए गए, कागज फाइलें और रुपया पैसा सब जब्त कर लिया गया। सामूहिक जुर्माने, जायदाद की जब्ती, लाठीचार्ज, गोलीबारी, शारीरिक यातनाएं, सत्याग्रहियों को पीटना आदि रोजाना की घटनाएं हो गई। परंतु आंदोलन कम नहीं हुआ, बढ़ता चला गया। लोगों के दिल का डर, शारीरिक यातनाओं और मृत्यु तक का भय जैसे निकल चुका था। एक ऐसा माहौल बन गया था। कोई व्यक्ति इन यातनाओं से डर नहीं रहा था। किसी को शारीरिक यातना और मृत्यु तक का भय नहीं था। आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिलती चली गई। पहले से 2 गुने लगभग 1.25 लाख लोग जेल गए। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब वो निराश होकर लौटे और जब उन्होंने सविज्ञ अवज्ञ आंदोलन प्रारंभ किया, तो सरकार ने इतनी यातनाएं की, फिर भी आंदोलन अपनी गति पकड़ता चला गया और लगभग 1.25 लाख लोग जेल गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आगामी जो भाग 5 होगा, उसमें हम सांप्रदायिक पंचाट और पुनः समझौते से अपनी बात प्रारंभ करेंगे।
धन्यवाद।